Hello everyone, this is UPSC main series. Today we are going to start a polity mains. ठीक है. So our discussions are regarding the UPSC mains theme. ठीक है. So एक बार UPSC ने ओथ पे क्वेश्चन पूछा था, तो सबसे पहले आप ओथ समझो कि ओथ किस शेड्यूल में आता है और किसके अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स, मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव, ये सबके अलग अलग होते हैं. सो हम इसे काफ़ी डिटेल में कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. शेड्यूल यस, ठीक है. शेड्यूल 2 में मेंशन है आपको. शेड्यूल 2 इज़ अ प्रोविज़न रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस. ठीक है. एंड शेड्यूल 3 इज रिलेटेड टू ओथ एंड अफर्मेशन. ठीक है. शेड्यूल 2 इज रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस. एंड दिस इज रिलेटेड टू शेड्यूल 3. ठीक है, जिसमें ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है. ठीक है. ओथ बेसिकली क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, अगर कोई पूछेगा कि ओथ क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्रॉमिस करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा. ठीक है. अपनी ड्यूटी को फेथफुली डिस्चार्ज करेगा और फियर डर के नहीं, फेवर किसी का भले में नहीं, अफेक्शन किसी से पिघल के नहीं. ठीक है. ये फ्रीडम, आज़ादी से अपना काम करेगा. समझ में आया? किसी के बहकाव में, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के डर से नहीं करेगा. ठीक है. तो दैट कम्स अंडर द ओथ. अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबके अलग अलग ओथ हैं. ठीक है. कौन से ओथ किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 4 मेंशन करता है. ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो उनका ओथ किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में. ये ओथ है ऑफिस प्लस सिक्रेसी मेंटेन करने की. ठीक है. आर्टिकल 99, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ मेंशन है आर्टिकल 99 में. ये ओथ है एलिगेंस की. ठीक है. आर्टिकल 126 क्लॉज 4, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ है. ये भी ओथ ऑफ ऑफिस की. ठीक है. आपको कैग की ओथ किस आर्टिकल में मेंशन है? तो 148 क्लॉज 3 में, सेम एज जज ओथ ऑफ ऑफिस. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं आपको आर्टिकल 164 क्लॉज 3 में स्टेट मिनिस्टर उनकी ओथ मेंशन है. ये भी है ओथ ऑफ ऑफिस प्लस सिक्रेसी. एंड आर्टिकल 188 है आपको स्टेट लेजिस्लेचर मैनर, सेम लाइक एमपीज. ठीक है. ओथ ऑफ एलिगेंस. हाई कोर्ट के जज है आर्टिकल 219 में मेंशन है हाई कोर्ट के जज का, सेम एज सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. ओथ ऑफ ऑफिस के बारे में बोलेंगे. आर्टिकल 60 में है क्या? प्रेसिडेंट का. ये सबसे यूनिक है. अब देखते हैं कि किनके ओथ में क्या चीज़ बोली गई है. सो एक करके वी विल सी लाइन बाय लाइन. सबसे पहले आते हैं यूनियन मिनिस्टर. इनको बोला गया है, इनके ओथ में ये क्या बोलते हैं? वी विल अपहोल्ड दिस सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है. एंड ओथ ऑफ सिक्रेसी. ठीक है. ओथ ऑफ सिक्रेसी क्यों बोला गया है सिक्रेसी इनको? क्योंकि ये जो है ये कैबिनेट डिस्कशन, ठीक है, यह डिसीजन बहुत ही सीक्रेट रखना होता है. कैबिनेट डिस्कशन एंड कैबिनेट डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है. सबको ये बताना ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है. ये बहुत ही रेड लेवल जोन की बात होती है. मिनिस्टर जो होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में भी होते हैं. ठीक है. इसीलिए फेवर क्लॉज क्रिटिकल हो जाती है. ठीक है. फेवर की क्लॉज जो है वो क्रिटिकल है. दैट्स वाई दे हैव टू मेंटेन दिस सिक्रेसी ओथ इसलिए देते हैं ये, क्योंकि कैबिनेट जो है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है. एक की गलती सब पे भारी पड़ जाएगी. ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है. आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में भी मेंशन है कि एक मिनिस्टर दूसरे की बात लीक
नहीं कर सकता। किसी एक ने भी कुछ कर दिया तो पूरे देश की नुकसान हो सकता है, पूरे देश का नुकसान होता है, पूरी मिनिस्ट्री गिरने की नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक मिनिस्टर दूसरे की बात लीक नहीं कर सकता। अगर रियल वर्ल्ड वायलेशन एग्जाम्पल देखो इसका, ठीक है, तो विकीलीक्स केबल में, अरे यार, विकीलीक्स केबल में, ठीक है, इंडिया के कुछ मिनिस्टर की चर्चाएं थी, ठीक है। विकीलीक्स LEAKS, ठीक है, विकीलीक्स केबल में इंडिया की कुछ मिनिस्टर की चर्चाएं थी, ठीक है। ये क्या कर रहा था, सीक्रेसी ओथ को डायरेक्ट ब्रीच कर रहा था। समझ आया? गॉड, विकीलीक्स केबल, समझ आया? सो ये डायरेक्ट सीक्रेसी ओथ को ब्रीच कर रहा था। सो यू कैन से दैट द ओथ ऑफ सीक्रेसी इज नॉट अ मेरली सेरेमोनियल। ये सेरेमोनियल नहीं है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है टू होल्ड द कैबिनेट सॉलिडारिटी, ठीक है, दैट इंट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3। एक की भी गलती सब पे भारी पड़ सकता है, इसीलिए इनको सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है। अब हम देखते हैं एमपीज़ ओथ में क्या बोलते हैं। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, अपना डिसीजन हम खुद लेते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है। कोई बाहर का या अंदर का फोर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। और इंटीग्रिटी का मतलब है वी आर यूनाइटेड कंट्री, इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री रहेगी, कोई टुकड़ा नहीं कर सकता इसका, देश कभी नहीं टूटेगा, हमेशा एक रहेगा, अखंड रहेगा। समझ में आया? सोवरेनिटी का मतलब समझ गए, एंड इंटीग्रिटी का, तो ये आपको यूनियन मिनिस्टर को ये ओथ में बोलना होता है ना। वी विल सी एमपी क्या बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं आपको एमपी पार्लियामेंट इलेक्टेड कैंडिडेट। एमपीज क्या बोलते हैं, फेथ एंड एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, दे बियर अ ट्रू फेथ विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। ये बोलते हैं एमपीज का ओथ अलग क्यों है, क्योंकि एमपी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज से अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे बोलता है कि अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और जो एमपीज होते हैं वो सिर्फ बोलते हैं ट्रू फेथ विद एलिगेंस। अब देखते हैं क्यों, ठीक है। एमपी जो होते हैं ना वो लॉ मेकर होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, सिर्फ कानून बनाना, इनका काम होता है सिर्फ कानून बनाना, इन्फोर्स करना इनका काम नहीं है, ठीक है। जुडिशरी का ओथ ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपहोल्ड, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रू फेथ विद कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी परफॉर्म बाय द बेस्ट एबिलिटी, परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर, फेवर एंड अफेक्शन एंड आई विल। ये क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये अपहोल्ड करते हैं, डिफेंड करते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एमपीज़ में जो सिक्रेसी होती है, एमपी में सिक्रेसी ओथ कुछ नहीं होती है, इनकी सिक्रेसी ओथ नहीं होती, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं। ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग मस्ट बी टैली, क्योंकि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है ये मस्ट बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में ये बात बोली गई है। सो दे डोंट हैव टू मेंटेन दिस सिक्रेसी ओथ। ये एमपीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप इसका एक एग्जांपल उठा सकते हो, ठीक है। कुछ 2024 का डाटा है कि 30% जो एमपी बैठे हैं दैट कम अंडर द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो ओथ ऑफ एलिगेंस के बावजूद भी दिस इज़ अ सिस्टमेटिक फेलियर, ठीक है। एक और चीज़, इनका सॉल्यूशन ये है कि अगर ये इतने मतलब गलत काम कर रहे हैं तो आर्टिकल 102 के तहत आप एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। आर्टिकल 103 के तहत प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन को, और 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, जो ओथ के बाद पार्टी चेंज करने पे दैट बिट्रेल ऑफ एलिगेंस,
अगर ओथ के बाद भी अगर वो पार्टी चेंज करता है तो वो किसके अंडर आ जाता है, बिट्रेयल ऑफ एलिगेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी दी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रू बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड ड्यूटी परफॉर्म बाय बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करेंगे, नॉलेज के साथ काम करेंगे, जजमेंट सही देंगे, ठीक है, विदाउट फियर हम क्या करेंगे, बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्म करेंगे, नॉलेज के साथ परफॉर्म करेंगे, जजमेंट सही देंगे, ठीक है, बिना किसी के डर के, बिना किसी के फेवर के, बिना किसी अफेक्शन के, आई विल डू दिस, ठीक है। ये ओथ बहुत ही पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट का ओथ इज़ वेरी पावरफुल जस्ट बिकॉज क्योंकि ये क्या है, ही इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। केशवानंदा भारती मेंशन कर सकते हो आप, 1973 ही गेव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ठीक है। विदाउट फियर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को गवर्नमेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनको आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में, जिसमें रिटायरमेंट एज इनकी 65 है। फिर से बताती हूँ, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में है क्या, इनकी रिटायरमेंट एज 65 है। सैलरी चार्ज इनकी आती है वो कंसोलिडेटेड फंड से आती है, पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकते उसमें, ये आर्टिकल 112 में मेंशन है कि उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। रिमूवल इनको सिर्फ इम्पीचमेंट से कर सकते हैं, जो कि वो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में मेंशन है, बट दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, सो इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल डाल सकते हो, एडीएम जबलपुर केस, ठीक है, 1976 में होता है। इसमें क्या हुआ था कि इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या इन्होंने ओथ को धोखा दिया, डज दी ओथ का मतलब ओथ का बिट्रेयल किया, ठीक है। तो ये डिबेट है एक तरह से, दिस इज़ अ डिबेट, ठीक है। तो इसी के जस्ट जस्ट काउंटर में एक और जस्टिस आई थी, दैट इज़ एन HR खन्ना केस। ये इन्होंने क्या था, इन्होंने डिसेंटेड ओथ का सही प्लान किया, ठीक है, बाद में उन्हें सुपरसीड किया गया था, जूनियर को CGI बनाया था। देखो बताते क्या है, ठीक है। इन्होंने ओथ का सही पालन किया था, ही गेव दिस सही पालन ऑफ ओथ, इन्होंने सही पालन किया था। बाद में उन्हें क्या कर दिया गया था, सुपरसीड कर दिया गया था, और किसी जूनियर को CGI बना दिया गया था। ये ऐसा क्यों हुआ था कि इन्होंने ट्रू इंडिपेंडेंस, आप बोल सकते हो ट्रू इंडिपेंडेंस वर्सेस एग्जीक्यूटिव प्रेशर, एग्जीक्यूटिव ने प्रेशर दिया, इनको हटा दिया, जूनियर को बना दिया। तो इसको कह सकते हैं, आप इसको ऐसे कोट कर सकते हो कि जस्टिस खन्ना केस डिसेंट इन ADEM जबलपुर रिमेन द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्ट ऑफ जुडिशियल करेज, prove that the oath of office is not just a word but a constitutional shield against executive overreach। समझ में आया? रिपीट कर रही हूँ, जस्टिस खन्ना केस डिसेंट इन ADM जबलपुर remain the most celebrated act of judicial courage because this prove that the oath of office is not just a word, it's a constitutional shield against the executive overreach। समझ में आ गया? अब कैग का देखते हैं। कैग जो है आपको, कैग किसकी गार्जियन है? कैग इज़ अ गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी की ये गार्जियन है, ठीक है। पार्लियामेंट का वॉचडॉग भी इसे कहा जाता है। कैग की इंडिपेंडेंस क्रिटिकल है, सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक पावरफुल है। क्योंकि मैंने बताया है कि ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी। इनकी भी जो सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड से आती है, पार्लियामेंट कट नहीं कर सकती। रिमूवल भी सेम एज लाइक अ सुप्रीम कोर्ट, इम्पीचमेंट के द्वारा होता है, सो दैट्स एन अ डिफ़िकल्ट पार्ट, ठीक है। आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि कैग रिपोर्ट ने 2G स्कैम मतलब 1.736 लाख करोड़ पकड़ा था, कोल स्कैम पकड़े थे, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम भी एक्सपोज किया था, ठीक है। तो ओथ ऑफ
इन ओथ ऑफ इंडिपेंडेंस इक्वल टू सिस्टमेटिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हो। आर्टिकल 149 इज रिलेटेड टू द कैग ड्यूटीज एंड आर्टिकल 151 इज रिलेटेड टू द कैग रिपोर्ट लेड बिफोर पार्लियामेंट, लेड बिफोर पार्लियामेंट। Now we will see the state minister. A state minister is same like the MPs, bear true faith, sovereignty, integrity, faithfully and consistently, क्या लिखा है, conscientiously। ठीक है, discharge duties, do right to all manner of the people in according to constitution without fear, favor, affection and it will। सॉरी एवरीवन, लेट्स स्टार्ट फिर से। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर का देखते हैं। स्टेट मिनिस्टर ने क्या किया कि बियर ट्रू फेथ, सोवरेनिटी, फेथफुली, इंटीग्रिटी एंड कॉन्साइंसली, डिस्चार्ज ड्यूटी, डू राइट टू ऑल। ठीक है, डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिना डरे, बिना फेवर के, बिना अफेक्शन का आई विल डू। ठीक है, प्लस सीक्रेसी ओथ। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये स्टेट मिनिस्टर की बात कर रहा है। ये कैबिनेट मिनिस्टर जिस तरीके से, उसी तरीके से ये स्टेट मिनिस्टर है। ठीक है, ये भी सीक्रेसी ओथ मेंटेन करते हैं। ये आर्टिकल 164 क्लॉज 3 में आता है। ठीक है, इसमें क्या कि रिच, पुअर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ये सब के लिए इक्वली रहेगा। कास्ट बायस ओथ से प्रोविजन है ये पूरा। ठीक है, और दलित एट्रोसिटी केस में भी स्टेट मिनिस्टर की इनएक्शन अगर हुई, दलित एट्रोसिटी केस में अगर स्टेट मिनिस्टर की इनएक्शन हुई तो दैट विल, मतलब वो ओथ का वायलेशन होगा, ये कह रहा है। ठीक है, इसीलिए साफ साफ कहा गया कि SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को इन्फोर्स करना मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ठीक है, तो इसीलिए देखो, बियर ट्रू फेथ, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, फेथफुली काम करेंगे, कॉन्साइंसली काम करेंगे, ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे, डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फियर, सभी मैनर सभी लोगों के लिए करेंगे, चाहे अमीर, गरीब, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, सबके लिए काम करेंगे। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ इसने बोला। आप यहाँ पे एक केस मेंशन कर सकते हो, द केस इज़ हथराज केस, HATHRAS हथराज केस 2020 में चला था। यूपी स्टेट गवर्नमेंट की इनएक्शन, यूपी गवर्नमेंट ने इनएक्शन किया जिस वजह से ऑल मैनर ऑफ पीपल ओथ का डायरेक्ट वायलेशन हुआ था। ठीक है, मणिपुर वायलेंस भी आप डाल सकते हैं 2023। इसने स्टेट मिनिस्टर की एलिड इनएक्शन, दैट इज अ ओथ का ब्रीच। So we have seen that. Now we will see some other thing. Now we will see, इनका देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट इलेक्शन कैंडिडेट। ठीक है, सोवरेनिटी, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का बात कर रहा है ये। ठीक है, मतलब MLAs का बात कर रहा है ये। ठीक है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, बियर फेथफुल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, सेम लाइक जैसे MPs का था कि इनको भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं करते, इनका आर्टिकल 99 में ये मेंशन है। ठीक है,
सेम लॉजिक अप्लाई होगा जैसे एमपी में अप्लाई हुआ था, ठीक है। नाउ वी विल सी द हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट का जज सेम एज ए सुप्रीम कोर्ट, ये भी पावरफुल है, ठीक है। यूनिफॉर्म पावरफुल इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट जज इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ही इज ऑल्सो नोन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 215 में, ठीक है। एंड हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एट स्टेट लेवल। हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट आपको स्टेट लेवल पर प्रोटेक्ट करती है। एंड हाई कोर्ट जज भी विदाउट फियर काम करें, नो नीड टू फियर एंड नो नीड टू टेक अ प्रेशर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आप एक केस यहाँ पर मेन कर सकते हो, मेंशन इलाहाबाद हाई कोर्ट 1975, जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन वॉइड कर दिया था। इलेक्शन क्या कह दिया था इन्होंने, वॉइड कर दिया था। इन्होंने ट्रू ओथ का पालन किया था, डायरेक्ट ओथ का पालन किया था, फिर उसके बाद क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। ये 1975 की बात है। सो यू कैन मेंशन दिस कि सबके अलग अलग ओथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया यूनियन मिनिस्टर को सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। जो कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है, तो इसलिए उनके ओथ में सिक्रेसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही गार्जियन है, तो इसको इसका ड्यूटीज़ बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसको अपने किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के प्रेशर में नहीं आना है, बिना डरे बिना अफेक्शन के से बोलना है। क्या? क्योंकि मनी का गार्जियन है, तो इनका भी सेम पावर दी गई है। स्टेट मिनिस्टर जो है वो आपको वो स्टेट के लेवल पे ये डिस्कशन और ये करते हैं। अगर इनके कोई एक मिनिस्टर ने दूसरे मिनिस्टर का कुछ भी पोल खोल दिया तो ये हमारे सोवरेनिटी इंटीग्रिटी या ओथ का वायलेशन है, ठीक है। उसी तरीके से आपको जैसे एमपीज़ थे वैसे एमएलए थे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट थे उसी तरह से हाई कोर्ट थे। तो इन सब के ओथ आपको याद करना ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा है, मे बी क्या पता आगे चल के फिर से पूछ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब देखते हैं हम प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का देखते हैं। प्रेसिडेंट मेंशन है आपको, प्रेसिडेंट मेंशन है आर्टिकल 60 में, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये 3 लेवल पे ये प्रेसिडेंट के ओथ में बोला गया है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। फिर बोला डिवोट हिमसेल्फ टू सर्विस एंड वेल बीइंग, ठीक है, बेस्ड ऑफ हिज एबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं जो आपको प्रेसिडेंट ओथ में बोलता है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, डिवोट टू सर्विस ऑफ पीपल एंड नेशनल रोल फोकस, ठीक, ये सारी चीज़ें था। और दूसरे के जो दूसरे वाले थे उनका था कि अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, और इनका था प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, हम बचाएंगे, ठीक है। इनका था बियर फेथ, इसका था डिवोट टू सर्विस ऑफ पीपल, इनका डिवोट टू सर्विस टू पीपल। इनका प्रेसिडेंट का है आपको इंडिविजुअल, बाकी लोग का था इंडिविजुअल रोल फोकस, प्रेसिडेंट का था आपको नेशनल रोल फोकस, ठीक है। ये ऐसा क्यों है अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। प्रिजर्व क्यों? मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, डू नॉट इरोड, नहीं इरोड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है उसको मेंटेन करना। प्रोटेक्ट मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट किसे करना है, प्रेसिडेंट को करना है। डिफेंड, एक्टिवली काउंटर अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ भी अटैक हुआ तो डिफेंड काम करना किसका है, प्रेसिडेंट का, ठीक है। एक आप केस से बता सकते हो, डीसी वारधा केस, वधवा केस, डीसी वधवा केस कब आया था, 1987 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रीप्रोमुलेटिंग ऑर्डिनेंस विदाउट लेजिस्लेशन अप्रूवल इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड एंड ओथ वायलेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में ये समझो आप कि क्या हुआ था कि बिहार में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ऑर्डिनेंस टेम्पोररी लॉ बनाती थी और लेजिस्लेचर से पास नहीं करवाती थी। वहाँ के जो गवर्नर था ना, ऑर्डिनेंस लाते थे और पास नहीं करते थे, एक्सपायर होने से पहले फिर से सेम ऑर्डिनेंस बार बार ले आते थे। मतलब बिना असेंबली का ना वो अप्रूवल, मतलब बिना असेंबली के अप्रूवल के ही लॉ चलाते रहते थे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, ठीक है।
ऑर्डिनेंस का असली पर्पस तब होता है जब इमरजेंसी में कोई टेम्प्रोरी लाना हो, ठीक है, नॉट परमानेंट, टेम्प्रोरी लाना है। और यहाँ तुम ऑर्डिनेंस को परमानेंट बना रहे हो, वो भी बिना असेंबली का, ठीक है। तो कोर्ट क्यों गलत बोला इस बात को? क्यों? क्योंकि एक तो तुम लेजिस्लेचर को बाईपास कर दिए, डेमोक्रेसी प्रोसेस को तोड़ दिए। जो आम पब्लिक चुन के जिसको बैठा रही है वो कानून बनाएगा कि तुम बनाओगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर का मिसयूज किया, तो दैट इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड एंड ओथ वायलेशन। समझ में आया? सो दिस इज द थिंग्स। अब देखते हैं, आपको प्राइम प्रेसिडेंट का एक और चीज़ मेंशन कर सकते हो। आर्टिकल 72 में जुडिशियल फंक्शन है। प्रेसिडेंट पार्डन बट ओथ से डिफरेंट लॉ। प्रेसिडेंट पार्डन, ठीक है, लेकिन ओथ कहता है डिफरेंट लॉ, कानून को बचाओ। सो आर्बिट्रेरी पार्डन इक्वल टू ओथ ब्रीच। अगर खुद से ये लेंगे तो ये क्या ओथ का ब्रीच होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, किसका एग्जाम्पल डाल सकते हो? केहर सिंह केस 1988 की बात है। सुप्रीम कोर्ट सेड पार्डन पावर इज वाइड बट नॉट आर्बिट्रेरी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो पार्डनिंग पावर है ना वो वाइड है, आर्बिट्रेरी नहीं है। पार्डनिंग पावर वाला मैं फिर से समझा देती हूँ। प्रेसिडेंट का पार्डन है, प्रेसिडेंट का पार्डन पावर दिया गया है, ठीक है, जिसमें लेकिन ओथ कहता है कि लॉ को डिफेंड करो, कानून को बचाओ। इसलिए आर्बिट्रेरी पार्डन अगर वो होता है तो वो ओथ को ब्रीच कर रहा था। लेकिन इस चीज़ को काउंटर किसने किया? केहर सिंह केस 1988 में। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्डनिंग पावर है वो काफ़ी वाइड, इट्स नॉट एन आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब देखते हैं कि अलग अलग ओथ क्यों लेते हैं सब, वाई डिफरेंट ओथ, ठीक है। सो वी विल सी दिस। अब इसके थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। क्या पहले बैकग्राउंड से पढ़ते हैं, ठीक है, पहले बैकग्राउंड से पढ़ते हैं। हिस्टोरिकली क्या हुआ कि अक्टूबर 1962 में वॉर हुआ, ठीक है। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया और इंडिया हार गए, ठीक है, इंडिया हार गए। तो जो अब जो अरुणाचल प्रदेश का जो बड़ा हिस्सा था ना वो क्या किया, वो चाइना ने अपने पास कब्जा में कर लिया। तो नेहरू जी शॉक हो गए थे। उन्होंने कहा वी आर लिविंग इन अनरियल वर्ल्ड ऑफ आवर ओन क्रिएशन, ठीक है। देश का मोरल टूट गया, सोवरेनिटी लिटरली थ्रेट में थी। सोवरेनिटी जो थी वो लिटरली थ्रेट में थी, बाहर के लोग आके कब्जा कर लिए काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब ले लिया। तो इसीलिए क्या आया, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में इसके थ्रू क्या किया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जोड़ दी गई, ठीक है। मतलब अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी रिस्ट्रिक्ट लग सकती है, ठीक है। आर्टिकल 173 एंड 84 में ठीक है में भी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऐड कर दी गई कैंडिडेट्स के लिए। इनके ओथ में भी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऐड कर दी गई। ओथ में एक्सप्लिसिटी, ठीक है, ओथ में भी एक्सप्लिसिटी, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फ्रेज इंसर्ट इसमें भी ऐड कर दी गई, ठीक है। पहले क्या था 1963 से पहले कि ओथ में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन था बिफोर, ठीक है, और आफ्टर क्या है कि अब सोवरेनिटी इंटीग्रिटी भी जोड़ दी गई, ठीक है, एक्सप्लिसिटी ऐड कर दिया गया। सेशंस भी जो पहले जो सेशंस लोग थे वो क्या करते थे कि जैसे उनको लाइक अंदर से ये था कि हाँ हमें देश को अलग करना है, लेकिन ऊपर से क्या कर लेते थे, वो भी ओथ ले लेते थे। सेक्शनिस्ट उसे कहते हैं जो आपको देखो, सेक्शनिस्ट पहले जो सेक्शनिस्ट थे जो अंदर से चाह रहे थे कि हाँ देश में हमको सेपरेट रीजन चाहिए, ठीक है, तो वो भी फॉर्मल ओथ ले लेते थे, लेकिन कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता था उनका। बाद में क्या हुआ कि सेक्शनिस्ट मतलब 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, इनको ओथ में बोलना होगा आई विल अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर ये नहीं बोले, ठीक है, और अगर इन्होंने नहीं पा रहे तो इनको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर देना है।
ये सारी चीज़ें थी बिफोर एंड आफ्टर में। पहले कॉन्स्टिट्यूशन तब सोवरेनिटी इंटीग्रिटी थी, ठीक है। एक्सप्लिसिटी का मतलब होता है आपको क्लियर तरीके से डायरेक्ट बिना डाउट के बोलना कि हाँ भाई हमको ये चीज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 19। पहले क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ब्रॉड लेवल पर कुछ भी बोल सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सोवरेनिटी के नाम पे भाई नहीं, देश के लिए थ्रेट है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। तो ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है। अब आते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल लेकर आते हैं। रियल एग्जाम्पल में आते हैं द्राविड़ा मुनेत्रा, MUNETRA एंड काजगम, KAZHAGAM, ठीक है, मतलब DMK। अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया तो आप लोग देख लेना। 1960 में सेपरेट द्राविड़ा नेशन की डिमांड करते थे, सेपरेट द्राविड़ा नेशन, ठीक है। तो 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद अगर कोई MP या MLA इंडिया से अलग होना चाहता है, ठीक है, तो ओथ का डायरेक्ट वायलेशन होगा प्लस वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल खालिस्तान मूवमेंट, पंजाब में जो कैंडिडेट ओमेनली सक्सेशन मांगते हैं, ठीक है, ओथ नहीं ले सकते वो। ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो एग्जाम में। दूसरा रीज़न है प्रेसिडेंट हेड स्टेट ऑल फंक्शन ऑन प्रेसिडेंट नेम। जितना भी हेड, ये कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन लिए जाते हैं किसके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ऑर्डिनेंस जो हमारे लेजिस्लेटर, ऑर्डिनेंस का काम किसके अंदर है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेते हैं। पार्डनिंग पावर, जुडिशरी पावर, पार्डनिंग किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। रिक्वायर फेथफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एट हिज बेस्ट एबिलिटी। ये सारी चीज़ें इनके लिए, ठीक है। आपको प्रेसिडेंट ये इतना स्ट्रॉन्ग ओथ, ये इतना स्ट्रॉन्ग ओथ ये क्यों लेते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। क्योंकि आर्टिकल 123 में क्या है, मैं ऑर्डिनेंस की पावर किसके पास है, मतलब लेजिस्लेचर को भी बाईपास करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 72 पार्डन पावर, पार्डनिंग पावर मतलब जुडिशियरी को ओवरराइड भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल। स्टेट गवर्नमेंट को भी हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। इतनी पावर है तो ओथ भी सबसे बड़ा ओथ किसका है, प्रेसिडेंट का है। DC वाधवा के सब दोबारा डाल सकते हो कि बिहार में गवर्नर बार बार ऑर्डिनेंस रिप्रोमुलेट कर रहा था, ठीक है, रिप्रोमुलेट कर रहा था बिना लेजिस्लेचर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ओथ का वायलेशन है। प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाईपास नहीं करो। मिनिस्टर का क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई डिफरेंट ओथ, क्योंकि मैंने अभी बताया क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मेंबर भी है तो इनको डर भी, फेवर भी और रहता है, और ऑफिस की सिक्रेसी मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए इनका एक अलग है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो भी होता है पब्लिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये हंसार्ड प्रोसीडिंग पब्लिश्ड, ठीक है, हंसार्ड पब्लिश, ठीक है। इसीलिए जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। अब मान लो कोई इकोनॉमिक डिसीजन कैबिनेट में पहले डिस्कस होती है, अगर लीक हो तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा। अगर डिफरेंट डिसीजन पहले ली जाती है, ठीक है, अगर ये लीक हो जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगी। तो हर चीज़ बताने की नहीं होती है, कोई डिप्लोमेटिक डिसीजन ली जाती है, ठीक है। अगर ये लीक हो जाए तो फॉरेन रिलेशन चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए सिक्रेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एक एग्जांपल आप यहाँ पर डाल सकते हो। मान लो 2G स्पेक्ट्रम केस, ठीक है। इसमें मान लो कैबिनेट डिस्कशन में टेलीकॉम प्राइसिंग पर डिबेट हुई, ठीक है। अगर मिनिस्टर ये बाहर बताते तो कंपनीज पहले से प्लान कर लेती। तो ये ओथ ऑफ सिक्रेसी का ओथ ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। आप इसको आर्टिकल 75 क्लॉज 3 से भी मेंटेन ये लिंक कर सकते हो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन, कैबिनेट एक साथ खड़ी होती है और एक साथ गिरती है। अगर एक ने भी ये सारा काम कर दिया तो दूसरे लीक नहीं कर सकते। ये सिक्रेसी ओथ इज़ अ वेरी सॉलिडारिटी, ठीक है। सो दे हैव टू टेक केयर इट। उसी तरीके से लेजिस्लेचर मतलब MP MLAs, ठीक है, नीड टू डिस्चार्ज ड्यूटी फेथफुली। इनको ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इनकी डेमोक्रेसी फेल नहीं होनी चाहिए। दे हैव टू बी अ ट्रांसपेरेंट। तो इनकी अलग ओथ होती है।
अगर इनके काम में सिक्रेसी होगी तो ये डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा। समझ में आया? तो एमपी की वोटिंग रिकॉर्ड पब्लिक होती है, पार्लियामेंट डिबेट पब्लिक होती है, एमपी की वोटिंग जो होती है वो पब्लिक होती है, इनकी जो पार्लियामेंट डिबेट होती है ये भी पब्लिक होती है। आर्टिकल 105 में बोला गया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पे इम्यूनिटी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पे इम्यूनिटी है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। आप टेंस शेड्यूल को कनेक्ट कर सकते हो कि एमपी ने एलिगेंस की ओथ ली, ठीक है, फिर पार्टी से अलग वोट दिया तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा उस पर। क्यों? क्योंकि उसने ओथ ब्रीच कर दिया, दैट इज़ अ डिस्क्वालिफिकेशन। उसने एलिगेंस की बात ली कि हम जुड़ के रहेंगे और दूसरी तरफ वो दूसरे को वोट कर रहा है, तो इसे आप एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल डाल सकते हो। किन का एग्जांपल डाल सकते हो आप डाल सकते हो आया राम गया राम, आया राम गया राम 1967। हरियाणा के एमएलए गया लाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी जिसके लिए 10 शेड्यूल 1985 में आया था। ये 1967 की बात है, तो 1985 में आया गया एलिगेंस ओथ को इन्फोर्स करने के लिए, एलिगेंस ओथ को कि हम मिल के काम करेंगे इसको इन्फोर्स करने के लिए। अब जज का आता है, जज का अलग क्यों? क्योंकि जज जो है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सो परफॉर्म ड्यूटी विद द बेस्ट एबिलिटी, नॉलेज, विदाउट फियर, फेवर एंड इट विल, ठीक है। इनके बारे में भी मैंने अब आपको बता दिया, इनको भी बता दिया आपको कि गवर्नमेंट से डरो मत, ठीक है, पावरफुल लोगों की बेनिफिट मत दो, तो ये कॉर्पोरेट प्लस आम आदमी को इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है, अपने रिलेटिव या कास्ट को प्रेफर नहीं करना है, जज अपनी जाति पे अक्यूज को छोड़ दें, किसी से पर्सनल दुश्मनी मत रखो, ठीक है, पॉलिटिकल एनिमी के केस में बायस, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। इसमें वही एडीएम जबलपुर वाला 1976 इमरजेंसी केस, ये वाला एग्जांपल मैंने ऊपर में अभी फिर समझाया था, फिर से समझा रही हूँ। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कहा था कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होना चाहिए, तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज डर के एग्री कर गए थे इस बात को लेकर। फिर जस्टिस खन्ना केस आया था, उन्होंने कहा लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं सस्पेंड होगी, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने जूनियर जज को सीजीआई बना दिया था, खन्ना को सुपरसीड कर दिया गया था। तो ये बेस्ट एग्जांपल यू कैन मेंशन दिस। कैग जो है आपको सेम एज ए जज, क्यों? क्योंकि कैग इंडिपेंडेंट इंश्योर करते हैं, सैलरी कॉन्सुलेटिव फंड और पार्लियामेंट वोट नहीं करती। रिमूवल जो है कैग की सेम है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 148 क्लॉज 1 में मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो।